हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। स्वागत है आपका इस मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं गणित की शिक्षण की विधियां बता रहा हूं। इसके ये और ये बहुत ही वीवीआई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको मार्क्स कम से कम 10-15 मार्क्स दिलवा सकते हैं। ये सारे पूछा जाता है। गणित की शिक्षण विधियाँ यहाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पेडागोगी सब सेम ही होता है। इसमें सारे क्लास के काउज आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि गणित की शिक्षण विधियाँ होती क्या है। तो गणित की शिक्षण विधियाँ होती है कि जिसको प्रत्येक विषय के लिए, अब देखिए कि प्रत्येक विषय के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। आखिर गणित है, साइंस है, मैथ, किसी भी चीज़ को ले लीजिए तो आप इसके क्या होते हैं, एक सामान्य विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, और इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। बात आई समझ में। उसके बाद होता है कि उद्देश्य की प्राप्ति अगर कैसे मिलेगी, तो उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव हो जब शिक्षण उनके अनुरूप हो। अब मतलब ये कि अब मान लीजिए कि हम साइंस का क्लास लेने गए हैं और मैथ वाला टूल्स देंगे तो नहीं होगा, और मैथ का क्लास में साइंस वाला टूल्स नहीं होगा, तो आप ये दिमाग में रखिए, ठीक है। उसके बाद है कि सरल एवं, मतलब देखिए, बच्चे को अगर आप एकदम इजी लेवल पर बताइएगा, इसके लिए प्रभावशाली अधिगम के लिए हमको शिक्षण विधियां अपनाना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती है। तो गणित शिक्षण की टोटल 5 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 5 विधि होती है टोटल, जिसमें से आज हम आगमन निगमन विधि के बारे में आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसको देखिए और अच्छे से समझिए। सबसे फर्स्ट मेथड है आगमन विधि। इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। इस विधि से छात्रों को स्वयं भिन्न भिन्न स्थूलों आधार पर मानसिक शक्ति द्वारा किसी विशेष तथ्य तक पहुंचना होता है। ये जो होता है ना, ये ओनली ऑन डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन, यानी बच्चे पे ये डिपेंड होता है, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है, इस विधि का प्रयोग अंक गणित, रेखा गणित, ये सब में हम किए जाते हैं। इसमें जनरली उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको कि प्रूफ करना होता है, जिसे साबित करना होता है। नहीं, इसमें इसमें जो होता है, बच्चे जो होता है ये उदाहरण से समझते हैं। किससे? उदाहरण से। जैसे अब देखिए, इसमें उदाहरण के द्वारा छात्रों को सिखाया जाता है। सबसे पहले टीचर बच्चे को इसमें उदाहरण देता है। उदाहरण के आधार पर बच्चे उसको सॉल्व करके, उसको सिद्ध के, जैसे नहीं कहते प्रूफ पे पहुंचते हैं, तो उस लेवल पर बच्चे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये सब है कि अब हम आगमन विधि कहते किसको है, उसका डिफिनेशन हम बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण, क्रिया अथवा वस्तुएं प्रस्तुत होते हैं। अब मान लीजिए आएगा टीचर और उसमें उदाहरण एग्जाम्पल दिया, कुछ वर्क करवाया, कुछ वस्तु यानी टूल्स को दिखाए, तो और ये इसके पश्चात जो छात्रों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकालने का प्रयास, छात्र ये सब चीज़ देख के स्वयं उसका क्या करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष निकालेगा, तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं, आगमन विधि। कौन सा विधि? आगमन विधि। इंग्लिश में इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है। ये थोड़ा बच्चे पर डिपेंड होता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मेथड है। और इससे देखिए, इसमें गणित में जैसे है, आगमन विधि का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेखा गणित में इसका योग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रेखा गणित में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बात आई समझ में कि कहाँ इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? रेखा गणित में, क्योंकि इसके द्वारा प्रमेय के वर्णन पर लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। विभिन्न विभिन्न उदाहरणों के आधार पर प्रमेय तथा उनके हल करने की विधियों के आधार आगमन विधि ही है। अब हम जैसे प्रमेय नहीं देखते हैं, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब 10th में पढ़ना होता है। तो इस सब प्रमेय के आधार पर हम बच्चा मतलब विकास करके ये प्रमेय को सिद्ध कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो होता है, अब इस टीचिंग विधि में मुख्यतः 3 विषय से पढ़ाए जाते हैं, 3 चीज़ से पढ़ाया जाता है। अब कहिएगा 3 चीज़ क्या है? तो सबसे पहले होता है कि ज्ञात से अज्ञात। कहाँ? ज्ञात से अज्ञात की और चीज़ें जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है स्थूल से सूक्ष्म। उसके बाद होता है विशिष्ट से सामान्य। तो आप सबसे पहले विशिष्ट से सामान्य का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप उसको उदाहरण दे देते हैं, और बच्चे उसको अपने उस उदाहरण के आधार पर सिद्ध की और पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इसमें आगे मैंने ये डिफिनेशन जो दिया वो डिफिनेशन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और जिनको ये चैनल पसंद आ रहा है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों देखिए, जिसने मैंने ये जो बताया है उसका ये है, आप इससे लिख सकते हो। तो जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, हल, उदाहरण, क्रियाएं अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं, इसके पश्चात छात्रों को स्वयं उनके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? आगमन विधि। किसने दिया
था? तो लैंडन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन है कि आगमन विशेष दृष्टांतों के सहायता से सामान्य नियमों को विधिपूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये भी है। तो ये किसने कहा था? तो जायस ने कहा था। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो ये 3 बताया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उसके बाद विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये तीनों किस में किया जाता है? आगमन विधि में। किस में किया जाता है? आगमन विधि में। ठीक है, आगमन विधि। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों इसके बाद जो बताया जाता है उसके बाद ये जो होता है डेफिनेशन, ये इसमें आगमन विधि समझ में आया। अब इसमें आगमन विधि की कुछ प्रक्रियाएं जो होती है वो चरण में होती है। जैसे स्टेप 1 में क्या करना होता है। अब एक बात और है कि गणित की शिक्षा जो होती है वो किस में किया जाता है? एकदम स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि आज ये आज वो ऐसे करके चलेंगे तो उसमें हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो आगमन विधि की प्रक्रिया का चरण क्या होता है? सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? उदाहरण। उसके बाद जो होता है, सबसे पहले क्या देते हैं हम? उदाहरण। उसके बाद क्या करते हैं? उस उदाहरण को देके देखते हैं कि बच्चे अच्छे कर रहे हैं या नहीं, तो उसका हम निरीक्षण करते हैं। तो निरीक्षण टीचर द्वारा किया गया काम है। उसके बाद है तीसरा में हम करते हैं नियमीकरण, कि बच्चा सही जो नियम बताए हैं उस नियम पे काम कर रहा है या नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? नियमीकरण। उसके बाद चौथा जो होता है कि हम इसका परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये क्या है? तो ये तीनों जो है कि आगमन विधि की प्रक्रिया का एक चरण है जिसके द्वारा हम बच्चे को सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई उदाहरण देंगे, उसके बाद बच्चे उस उदाहरण के आधार पर अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम उसका बाद में निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में हमको ये देखना है कि नियम वो सही लगा रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम लास्ट में उसका परीक्षण करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ गुण दोष भी है, तो हम उसको समझा देते हैं कि इसमें क्या गुण दोष है। इसमें आगमन विधि में कुछ गुण दोष भी है। क्या क्या है? कुछ गुण है। अब देखिए किसी भी चीज़ में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी होगा, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि आगमन विधि में क्या क्या गुण है। तो गुण ये है कि इस विधि द्वारा आसानी से नियम का निर्माण किया जा सकता है, हम कोई नियम बना सकते हैं इसमें। लेकिन एगो चीज़ में दोष ये है कि समय अधिक लगता है। उसके बाद है कि दूसरा गुण है, इसके द्वारा छात्रों को निरीक्षण शक्ति तथा क्या है? मानसिक क्षमता का विकास होता है। केवल योग्य एवं, इसका दोष जो है वो है, केवल योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्रों के तख्ते आधार पर सामान्य नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। इससे छात्रों में तर्क एवं आत्मविश्वास की पुष्टि होती है। इसमें अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है, अध्यापक का कोई काम ही नहीं रहता, बस वो निरीक्षक के रूप में रहता है। इसमें नियम की सत्यता की जांच छात्रों के द्वारा तुरंत की जा सकती है कि नियम सही है। अगर आपका थेल्स, अगर ये जैसे थेल्स थ्योरम को आप सॉल्व कीजिए, वो अगर प्रूव्ड हो गया तो आप समझिएगा नियम मेरा अच्छा है। उसके बाद है सभी विषयों और विषय वस्तु यह नहीं पढ़ाई जा सकती, बिल्कुल सही है। उसके बाद यह विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों ये रही थी आगमन विधि की बात। तो आगमन विधि में इससे आगे कुछ नहीं आता है प्रत्येक साल, लेकिन 1 2 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। पिछले बार तो हर एक शिफ्ट में आगमन विधि से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें गणित में टोटल 5 विधि है। पहला विधि कौन सा है? आगमन विधि। अब हम दूसरा बताते हैं। दूसरा जो है वो है निगमन विधि। तो निगमन विधि का मतलब देखिए, आगमन निगमन होता है, उसके बाद विश्लेषण संश्लेषण, फिर एक होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो वो सब हम बताएंगे, लेकिन अभी बताते हैं निगमन मेथड किसको कहते हैं। तो ये होता है डिडक्टिव मेथड। यह इससे एक ये है कि यह विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत होता है। ये किसके? आगमन के ठीक अपोजिट होता है। उसमें जो नहीं हुआ होगा उसमें ये होगा। ठीक है, तो ये उसके अपोजिट होता है। इस विधि में निर्माण ठीक विपरीत होता है। इस विधि में कोई ज्ञात नियम तथा सिद्धांत छात्रों को बता दिया जाता है और फिर उनके उदाहरण से उस नियम सिद्धांत की सत्यापित। पहले हम इसमें कुछ बता देते हैं बच्चे को क्वेश्चन, उसके बाद हम उसको सत्यापित करते हैं। तो यह कौन सा विधि है? निगमन विधि। उसमें क्या था कि पहले उदाहरण दे देते हैं, बच्चे खुद करते हैं, इसमें हम कर देते हैं, फिर हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो निगमन विधि द्वारा शिक्षण में सबसे पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? परिभाषा या नियम। उसके पश्चात उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि वो आपको जो बताए वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सिखाते हैं बच्चे को? निगमन विधि में सबसे पहले हम नियम सिखाते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या सिखाते हैं? नियम, सूत्र, ये सब हम उसको बता देते हैं। उसके बाद सावधानी से उससे स्पष्टीकरण के लिए हम उसको आगे करते हैं और अंत में तथ्यों का प्रयोग कर उसे पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस बात में आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें पहले परिभाषा और नियम सिखाया जाता है,
उसके बाद हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो ये कौन सा विधि है? निगमन विधि है। इसके कुछ सूत्र हैं, देखिए। जैसे निगमन विधि द्वारा शिक्षण के पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ और सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसको पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब निगमन विधि में शिक्षण के 3 सूत्र इसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। जैसे हम पहले कोई इमेजिन करके कोई चीज़ को बताएंगे, फिर उसको धीरे धीरे हम छात्रों के बीच जो उसको ज्ञात होगा उससे हम रिलेट करेंगे। इसमें होता है सूक्ष्म से स्थूल, मतलब हम एकदम छोटे से चलेंगे और ऊपर तक जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। हम पहले इसमें जनरल नियम जो होगा सो बता देंगे, उसके बाद इसमें हम क्या बताएंगे? जो विशिष्ट नियम होगा हम इसे, ये होता है। अब इसमें हम नियम लिख के भी बताते हैं। अब निगमन विधि के कुछ पद होते हैं, क्या क्या होते हैं तो वो हम आगे आपको समझाते हैं कि निगमन विधि के जैसे कुछ पद होते हैं। अब सभी काम स्टेप बाय स्टेप में होता है, ऐसा नहीं कि हम पहले कर दिए कुछ ऐसा। तो सबसे पहला जो इसका नियम होता है, सबसे पहले जब हम निगमन विधि बताते रहे हैं निगमन विधि में, तो इसमें सबसे पहले हम नियम या सिद्धांत बताते हैं। क्या बता देते हैं? नियम या सिद्धांत। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें सबसे पहले हम नियम और सिद्धांत बता देते हैं और उसका प्रस्तुतिकरण देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या होता है कि नियम या सिद्धांत का पहला तो हम नियम बताते हैं, उसके बाद सिद्धांत, और दूसरा क्या होता है? नियम का प्रयोग। नियम या सिद्धांत का हम क्या करते हैं? प्रयोग। तो नियम का दूसरा में क्या किया जाता है? प्रयोग। ये बात आपको समझ में आई। और तीसरा बात जो है इसमें क्या किया जाता है, उसके बाद नियम और प्रयोग करके हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं? निष्कर्ष। ये जो होता है ना, सबसे पहले हम बच्चे को नियम बता देते हैं, फिर नियम का प्रयोग करना सिखा देते हैं, फिर उसका कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद लास्ट में उसका सत्यापन करते हैं कि ये सही है या गलत। चौथा में क्या करते हैं? हम उसका सत्यापन करते हैं। तो दोस्तों ये है निगमन विधि का स्टेप कि हम सबसे पहले ये करते, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो सबसे पहले हम बच्चे को नियम या सिद्धांत बता देते हैं, फिर हम नियम का प्रयोग करना सिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद उसका सत्यापन कर देते हैं। तो ये बात आपको, उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे इसका हम एक और इसमें कर सकते हैं कि जैसे हम उदाहरण के आधार पर बता सकते हैं। बच्चे को पहले उदाहरण देंगे, जैसे हम मान लीजिए कि SI CI सिखा रहे हैं, तो बच्चे को पहले हम किसी चीज़ का फॉर्मूला लिख दिए। जैसे हम लिख सकते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुने दर बट्टा समय, ये सॉरी मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 का नियम हम पहले बता देंगे। उसके बाद बच्चे को इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन देंगे। तो ठीक है, इसका जो कुछ गुण दोष भी है तो उसको भी आइए समझ लीजिए। तो इसका जो है ये निगमन विधि के कुछ गुण दोष भी हैं, तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा। यह विधि उपयुक्त एवं संक्षिप्त होती है, यह एकदम छोटा सा होता है, शॉर्टकट मेथड इसको भी बोल सकते हैं। यह लेकिन इससे ये होता है कि रटने की प्रोत्साहित करती है। ये जो रटने पर ही डिपेंड हो जाता है, ये नियम किस पे चल जाता है? रटने पे। इस विधि का प्रयोग सभी विषयों में संभव है, हम ऐसा तो सभी में बता सकते हैं। उसके बाद इस विधि से अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं रहता, बच्चे अगर इसको रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। उसके बाद तीसरा है, इस विधि में छात्र किसी नियम का प्रयोग करना सीखते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर्मूला, नियम आर का प्रयोग करना बच्चा सीख जाता है। उसके बाद क्या होता है? केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे ये सब तो हम उच्च कक्षाओं के लिए करते हैं, तो ये इसका दोष हो गया कि सभी बच्चों के लिए क्यों नहीं है। उसके बाद इस विधि में छात्रों को अशुद्ध नियम या सिद्धांत जानने का अवसर नहीं होता। इसमें हम बिल्कुल एक्यूरेट जो आज तक चलता आ रहा है, जैसे A+B का होल स्क्वायर, तो हम बता देंगे A² + B² + 2AB। तो इस तरह का हम उसको ज्ञान दे देंगे तो वो बच्चा उसी चीज़ को रट लेगा। बालकों को बिना उदाहरण के सूत्र समझने में कठिनाई होती है। अब हम उसको रट्टा मार पर जोर देते हैं तो उसको थोड़ा याद नहीं होता है, चाहे कुछ ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद है कि अनेक छात्रों को एक समय में ही इस विधि द्वारा शिक्षण कराया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें दोष ये भी है कि इस विधि से भिन्न भिन्न प्रकारों के प्रश्नों के लिए अनेक अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। जैसे अब इसमें हम आपको बताए थे अभी कि साधारण ब्याज निकालने का, उसके बाद हमको मेषधन निकालना हो तो उसका अलग होगा, सबका अलग अलग रहता है। उसके बाद इसमें छठा है कि इस विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों की शक्ति का उपव्यय नहीं होता है। इसमें हम टीचर क्या बता देते हैं सिर्फ, और छात्र उसको सिर्फ उस पर मान बैठाने का सीख जाते हैं। इससे ये होता है। इसका कुछ दोष होता है। दोष ये है कि स्वतंत्रता पूर्वक इस विधि का उपयोग संभव नहीं है। हम किसी चीज़ में कहेंगे नहीं इसके जगह माइनस उसके जगह प्लस, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये था निगमन विधि और आगमन विधि आपने देखा। कल वाले वीडियो में मैं विश्लेषण और संश्लेषण और हेरिस्टिक मेथड भी आपको समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये पूरा बात समझ में आया। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू
सो मच। जय हिंद।